जी हाइब्रिड में मोबाइल क्या करें, इधर मंगवा लें आप लोगों के। यार ये चौथी रो और छठी रो से ना मोबाइल ला के मुझे जमा करा दो, ये कल मिल जाएगा। अच्छा जी, ये टेस्ट इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन आज अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया हुआ अपलोड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। फराज इज अ रेजिडेंट फाइलर हु ओन्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फराज एक रेजिडेंट फाइलर है जो कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओन कर रहा है। ये सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर है। अपना खूबसूरत चेहरा इस तरफ रखें बस, आंखों समेत। फराज इज अ रेजिडेंट फाइलर who owns the following properties during the tax year 2024. Under the provision of 2001, compute total income of Faraz in respect of above mentioned properties for year 2024. Also state the reason for excluding any of the property from the computation. तो कंप्यूटेशन से आप अगर किसी प्रॉपर्टी को बाहर निकाल रहे हैं तो उसको भी बता दें। So let us open income from capital gain. कौन सा चैप्टर है? क्या सज़ा दी जाए उन लोगों को जो संडे वाली क्लास में नहीं आए? आने वाले ना बताएं, वो खुद बताएं जो नहीं आए थे। आने वालों ने तो कोई अजीब बात ही करनी है। जो नहीं आए थे वो बताएं जी, क्या सज़ा दी जाए आप लोगों को? ऊंची बोलें। माफ़ कर दिया जाए, ये कोई सज़ा है? कोई बात नहीं, ऐसी बातों पे नहीं होता। अच्छा जी, बंगला लोकेटेड इन कराची, तो उसका एक घर है कराची के अंदर। कहाँ से पता चला? लिखा हुआ है फराज यूजेस हिज एज हिज रेजिडेंस। तो ये देखें, हमने पढ़ा था कि वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। तो इससे मुराद मैंने कहा था घर ले लीजिएगा। तो एक घर जिसमें वो रह रहे, इसको आप एक्सक्लूड कर दें। ये पेज आपके सामने खुला हुआ तो ठीक है, पेज 241, नहीं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड में लेटाने पे क्या क्या हो सकता है। तो फराज यूजेस हिज एज हिज रेजिडेंस, फराज अपने घर के तौर पे इसको यूज कर रहा है। तो इस पे तो सेक्शन 7E लगेगा या सेक्शन 7E नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, तो मैं इन द एंड आपको मौका दूंगा, इसकी तस्वीर खींच लीजिएगा जब मैं ये लिख लूँ इसके ऊपर कुछ, ताकि आपको जहन में चीज़ें रहें। अपार्टमेंट लोकेटेड इन कराची, फराज का बेटा ये यूज़ कर रहा है। अच्छा, फराज का बेटा यूज़ कर रहा है, ये बात तो शायद इरेलीवेंट हो, और आप ये कहें कि फराज का बेटा यूज़ कर रहा है तो बेटे की अलग टैक्सेशन हो। मसला ये है कि ओन फराज कर रहा है। तो जब ओन फराज कर रहा है तो फराज वाले रूल इस पे लगेंगे या बेटे वाले रूल लगेंगे? फराज वाले रूल लगेंगे। रेजिडेंट पर्सन ओनिंग कैपिटल एसेट्स इन पाकिस्तान, एक रेजिडेंट पर्सन जो एसेट्स ओन कर रहा है, ये नहीं देखा जाएगा कि उसका बेटा यूज कर रहा है, बीवी यूज कर रही है, बेटी यूज कर रही है। ओन कौन कर रहा है? अगर फराज ओन कर रहा है तो फराज के एम्बिट में ही ये फॉल करेंगे। आप बता दें, अगर उसका बेटा यूज कर रहा है तो लॉ मेकर ने जो जाती घर है उसमें सिर्फ एक को निकालने की इजाजत दी है, वन कैपिटल एसेट। जल्दी जल्दी आने का मतलब ये तो नहीं होता कि पहले वाले 5 मिनट कवर हो जाएंगे हाइब्रिड में। अच्छा, तो इस वजह से सेक्शन 7E लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। नेक्स्ट, ऑफिस प्रेमिसेस लोकेटेड इन कराची, फराज उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फराज उसको अपने, तो 7E का जो पॉइंट ए था उसने इसको बाहर निकाल दिया था और दूसरे को 7E ने पकड़ लिया। ऑफिस प्रेमिसेस लोकेटेड इन कराची, फराज यूजेस दिस फॉर बिजनेस। अब अगर फराज इसको अपने बिजनेस में यूज करे तो सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी विद द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय पर्सन। हाँ, अगर बिजनेस ना कैरी आउट हो रहा होता फिर शायद 7E पकड़ लेता इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस ना हो रहा होता तो फिर सेक्शन 7E पकड़ लेता इसको, लेकिन अब बिजनेस हो रहा है तो 7E से इसको बाहर निकाल दें। किस पॉइंट की रोशनी में?
बी की रोशनी में, इसको बाहर निकाल दें। निकल गया, निकल जाओ, आगे चलें। ओपन प्लॉट लोकेटेड इन कराची, लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया इन कराची, कोई कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर स्टार्ट नहीं हुई। अब सवाल यह है कि प्लॉट को क्या हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल कराएं या ना कराएं? तो जवाब इसका यह है कि जाहिरी बात है प्लॉट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हां, अगर आप इसको किराए पे चढ़ा देते तो ये वहां फॉल कर जाता। A definition has been provided which effectively means that such tax is leviable only in respect of immovable properties. तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर ये लगेगा। तो अब कहीं भी उसने ओपन प्लॉट को अच्छा ए में क्या था? एक घर बाहर निकल गया। बी में क्या है? बिजनेस, जहां बिजनेस हो रहा हो वो बाहर निकल गया। सी में एग्रीकल्चर लैंड बाहर निकल गई। डी में वो शहीद और उनके डिपेंडेंट्स की प्रॉपर्टीज बाहर निकल गई। ई में ऐसी इनकम जिस पर टैक्स पे हो चुका है, यानी आप इनकम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, वो बाहर निकल गई। एफ के अंदर जो एसेट आपने पहली दफा खरीदा है जिंदगी में वो बाहर निकल गया अगर उसका टैक्स पे किया है। और जी के अंदर जो है वो बाकी सारे एसेट्स भी निकल गए अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन से कम है। वो एच और आई तो खास लोगों के लिए हैं, उनको तो छोड़ें। जनरल जो आम बंदों के लिए न्यूमेरिकल्स हैं वो ये हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि फराज प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तो खास बंदों के लिए हैं। ओके, इसलिए ये एक्सक्लूजन्स में ना होने की वजह से और इमूवेबल प्रॉपर्टी होने की वजह से पकड़ा गया। और किस में फॉल कर गया? सेक्शन 7E में। ओपन प्लॉट इन मुल्तान, मुल्तान के अंदर ओपन प्लॉट है, ये खरीदा गया इस साल और उस पे 236K के मुताबिक टैक्स पे हो गया है। ये तो बिल्कुल आसान एडजस्टमेंट थी। उसने लिखा हुआ है द कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर खरीदा गया जिस पे 236K के मुताबिक टैक्स पे हो गया। 236K का लफ्ज़ आई कि आपको नहीं लिखना चाहिए था, ये सेक्शन नंबर तो नहीं अब आपने याद करने। बहरहाल एक और इंडिकेशन तो जरूर थी ना, वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड टैक्स वॉज ड्यूली पेड। ये दोनों बातें तो यहां लिखी हुई थी, वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड टैक्स हैज बीन पेड। तो यहीं से पता चल जाना था कि ये सेक्शन 7E के पॉइंट एफ के तहत बाहर निकल गया। तो इसको भी क्या कर दें? क्रॉस कर दें। एक शॉप है आपकी लाहौर के अंदर, किराएदार इसका मिल नहीं रहा क्योंकि ये अनऑक्यूपाइड है इस साल। वैसे साल का जो किराया है वो 6 मिलियन है। भाई साल का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट तब डाला जाता है जब प्रॉपर्टी किराए पे दें। अगर प्रॉपर्टी किराए पे दें ही ना तो शायद प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू पे तो डिस्कशन कर लें, प्रॉपर्टी के किराए की फेयर वैल्यू पे डिस्कशन नहीं होगी। तो प्रॉपर्टी का किराया हायर ऑफ करके तब इनकम में डाला जाता है जब प्रॉपर्टी किराए पर, तो प्रॉपर्टी तो किराए पर दी ही नहीं, तो ये इनकम प्रॉपर्टी तो यहां से कमा नहीं रहा। तो अब एक्सक्लूजन्स में बजाहिर कुछ फॉल नहीं कर रहा, तो ये शॉप भी आइडल पड़ी होने की वजह से कहां गिर जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी बनती है शॉप या नहीं? शॉप तो लैंड बिल्डिंग है उसकी, तो ये भी किस में गिर जाएगी बोलें? सेक्शन 7E में। ओके नेक्स्ट, बंगला लोकेटेड इन दुबई, ये तो इस से किराया आ रहा है 31.5 मिलियन, तो ये तो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है फॉरेन सोर्स इनकम। ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है फॉरेन सोर्स इनकम। इस पे तो सेक्शन 7E बिल्कुल ही नहीं लगेगा। क्या रेजिडेंट बंदे की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है? ये तो चैप्टर 4 में पढ़ा था कि रेजिडेंट बंदे की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है। अब जिन पे सेक्शन 7E लगना है उनको हमें जमा करके देखना पड़ेगा। 80 जमा 12 92, 92 जमा 20 112। 112 मिलियन इज ग्रेटर देन 25 मिलियन। जी हाँ, यस, 112 मिलियन इज ग्रेटर देन डेट्स वाइन को जमा करके अगर देखा तो ये 25 मिलियन से ज्यादा हैं, तो इन पर क्या लगेगा बोलें? सेक्शन 7E लगेगा। अब हम जो हेडिंग्स देंगे, एक तो हो गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ग्रॉस रेंट कितना है? 30 लेस रिपेयर अलाउंस 1/5 लगाएं, 31.5 का। हाँ जी, 6 पॉइंट, जवाब 25.2। अगली हेडिंग डीम्ड इनकम या एग्जैक्ट इनकम? डीम्ड इनकम। इसमें जो सबसे पहला है कराची वाला घर, उस पर सेक्शन 7 ही लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो सवाल में बताया हुआ है कि जिन चीजों को आपने इग्नोर किया इसका नोट डालें, तो इस यहां पे डैश डाल देंगे, और खाली डैश डालना काफी नहीं है। सवाल में लिखा हुआ है जिन चीजों को आपने इग्नोर किया उसकी क्या दें? इधर देख ही नहीं रहे। सवाल में लिखा हुआ है जिन चीजों को आपने एक्सक्लूड, इधर देखें, सवाल में लिखा हुआ है जिन चीजों को आपने एक्सक्लूड किया उसकी, तो जहां जहां डैश डाल रहे हैं वहां रीजन ये देखे आएंगे कि वन कैपिटल एसेट ओन्ड इज एक्सक्लूडेड, देयर फॉर दिस रेजिडेंस विल बी एक्सक्लूडेड। इस रेजिडेंस को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जो फराज का बेटे का है वो कहां पे है? कराची में है, किसी और जगह पे है? वो भी कराची में है, लेकिन ये फराज के इस्तेमाल में आ रहा था और ये बेटे के इस्तेमाल में आ रहा था। एफ से फराज, एस से सन। तो आप तो पूरा लिखेंगे ना, मैं तो सिर्फ इस वक्त। आप बताएं पूरी प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे या प्रॉपर्टी का 5% लेंगे? ये किसी को याद है कि प्रॉपर्टी का 5% लेना होता है? टैक्स निकाला जा रहा है या सवाल में सिर्फ इनकम मांगी हुई है? इनकम मांगी हुई है, टैक्स भी निकाला जा रहा है? इनकम मांगी हुई है, तो इनकम 5% लगा के निकलेगी या आगे 20% भी लगाना है? जी, नजर मारे वो कितने वाला है? 20 वाला। दूसरा देखे ना, 20 का कितना? 1। आगे चलें। फराज यूजेस इज फॉर हिज बिजनेस, ये तो शॉप है। शॉप किस पर्पज के लिए यूज हो रही है? तो इस पे तो सेक्शन 7 ही लगेगा ही नहीं। आगे चलें। एक प्लॉट है जिसपे कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई, और प्लॉट भी कहां है? कराची के अंदर। इस पे येलो में देखें लिखा हुआ 7 ही लगेगा। सबसे ऊपर वाला देखा करें, सबसे ऊपर वाला देखें, सेक्शन 7 ही लगेगा। तो प्लॉट के ऊपर सेक्शन 7 ही लगेगा। 12 इंटू 5%। नेक्स्ट, जो आगे प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट टाइम एक्वायर की है वो कौन सी है? मुल्तान के अंदर। इस पर सेक्शन 7 ही। किराएदार अभी तक नहीं मिला, आइडल पड़ा हुआ है। शॉप कहां पे है? शॉप लाहौर के अंदर। 80 इंटू जी 4। और इसके बाद जो है बंगला है लोकेटेड इन दुबई। जी कितना? वो तो वो कवर हो गया ना मेरे जान ऊपर। ये देखो, ये ऊपर कवर हो गया बंगला। डन। अच्छा, ये क्या जवाब आ गया? 30.8। ये क्या निकल आई? टोटल इनकम। हाँ जी, कर लें, दोबारा चेक कर लें। 30.8 ही है टोटल इनकम। अब अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता जिसमें टैक्स निकालना होता, तो इसमें से बाहर कितना निकाल देते? लेस डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम को क्यों निकालते? 1 + 0.6 + 4। बोलें इसको क्यों निकालते? इस पे लग रेट है ना 20%। बोलें 5 आ जाके वो खोती बोर्ड थले 25.2। ये इनकम प्रॉपर्टी आ गई। ये इसकी टैक्सेबल इनकम हो गई। इसके बाद टैक्स निकालते 25.2 मिलियन। 25.2 मिलियन किस तब्तूर में जाते? 25.2 मिलियन। तो सीरियल नंबर
ये सीरियल नंबर 4 वाले पागल हैं, आप लोग छोड़ें, आप अपना सीए करें इधर। ये 5 मिलियन है और हमारा 20, छोड़ें इनको, आप लोग इधर आए, हाइब्रिड वालों इधर इधर आए, आप लोग इधर आए। इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा, इसलिए सरचार्ज भी लगेगा। पहले मुझे टैक्स तो निकाल लेने दें, थोड़ा छुरी थले सार रख रख के छुरी फेरने दें। तो मुझे तो देख के लग रहा है कि सर मेरे वाला सोल्यूशन ही देख के करवा रहे हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है यार, मैं तो जज्बात में टैक्स भी निकाल दिया था, मुझे अभी तक याद है, हालांकि मांगा नहीं हो तो बाद में बाहर निकल के पता चला था, तो वो मेरे वाला सोल्यूशन नज़र पड़ गया शायद इनको। 1610 जमा, कैलकुलेटर पकड़ें, 25.2 में से माइनस करें, 25.2 में से हाइब्रिड फर्स्ट रो कैलकुलेटर भाई इनके लिए अरेंज कर दें ज़रा, चलें है शुक्र है। 25.2 में से माइनस करें 5.6, अब मिल रहा है ये नहीं, ये देखने नहीं आ रहे आपको मिलियंस क्या होते हैं, 1000 की, इस पे बहस कर लें, मिलियन क्या होता है, 1000 क्या होता है, ये देख लें। ये जैसे 4000 है तो ये जो है 400,000 है, तो ये 4 मिलियन है। अच्छा, तो 5.6 मिलियन ये है, तो अब आप 25.2 में से 5.6 मिलियन माइनस करें जी, कितना 19 इस तरह लिख सकता हूं या मसला है, लिख सकते हैं। अब जवाब दे दें आज आप, नहीं पॉइंट्स में ही जवाब देना अब, 10.43। इस पर क्या लगाएं, सर चार्ज कितना 1.10% है ना। अच्छा ये ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे पता नहीं मैं किनको पढ़ा रहा हूँ, ये 10 मिलियन से ज्यादा हो तो सर पे चार्ज लगाना है ना, तो सर पे चार्ज कितने % लगाना है, 10%। लेटर पकड़ गए, लेटर पकड़े बगैर जरा सोचें, जरा 10.43 का 10% क्या होगा, आंखें बंद करके सोचें, 10.43 का 10% 1. मुझे क्यों निकाला, फिर आजा, एड टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, कितनी है डीम्ड इनकम 5.6। इस 5.6 के ऊपर जो है वो रेट कितने % है, 20%। रेट कितने % है, 20%। जवाब 1.12। जवाब 12.59। चलें जी नोट करें, लिखें टेस्ट 3। ओ हाँ, वी आर वेरी लकी यार, वे आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। किताब का आखिरी सफा निकालें, किताब का आखिरी सफा निकालें, किताब के आखिरी सफे निकालें, उसमें आप आए, आई के पास पेपर्स मिल गए आपको, आई के पास पेपर्स, उसमें आपको पॉइंट नंबर सी अवेलेबल है। पॉइंट नंबर सी देखें जाके, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 5 का सी, पेज नंबर नहीं लगे हुए इस पे, पेज नंबर नहीं लगे हुए, जहां पेज 635 आ रहा है ना किताब का, उसके 4 सफे आगे करके देखें कितने लोगों को मिल गया। पेज 635 आ रहा है, उसके 4 सफे आगे करके देखें कितने लोगों को मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। अब इस क्वेश्चन का क्या नोट करना है हमने, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अब आपकी मर्जी है, जहां मर्जी नोट कर लें। क्वेश्चन मिल गया तो अभी मैं आपको, अच्छा चलें, जिन लोगों को क्वेश्चन मिल गया है उन्होंने क्वेश्चन पे ये गन मारने तो गन मार लें, ये जो मैंने गन मारा हुआ सारा मिल गया आपको अपनी किताब में क्वेश्चन। हाइब्रिड में हाथ खड़ा कर दें जरा, क्वेश्चन मिल गया तो जी शुक्रिया, इस क्वेश्चन पे गन मार लें। ये टेस्ट का था लेकिन किताब में भी है, अल्लाह का शुक्र है।
किताब में ओनली क्वेश्चन अवेलेबल है, सोल्यूशन नहीं है। पुरानी किताब है आपके पास? ये नोट करने का दिल नहीं जा रहा, नोट करने का दिल नहीं चाह रहा, चलें कोई नहीं। ये जो सारे येलो वाले हैं, इन पे अगर ये जो सारे येलो वाले हैं, इनके साथ मैं ये लिख सकता हूं, ये समझ आ जाएगी बात। ये देखें, सारे येलो वाले ग्रेटर देन 7E सिर्फ उन प्रॉपर्टीज पे लगता है जो बच जाएं, लेकिन बची हुई भी अगर 25 मिलियन से ज्यादा हो। नोट कर लिया तो बता दें, मैं फिर आगे चलूं। सोल्यूशन तो मैं बताता हूं ना, सोल्यूशन तो मैं खोल रहा हूं। चलें ठीक है, अगला सफ़ा खाली है, कुछ बच्चों ने वहां पे नोट करना है, जहां मर्जी करना है करें, बस सही। पुरानी किताब ये दे दें, ये बेच के उन्होंने, इसको फारिग करें ना, आज आपके पास आखिरी दिन है इसको फारिग करने का। इसने अभी तक बुक ही नहीं लिया, इसकी जान ले लें। बिल्कुल भी नहीं चेंज हो गई है ना चीज़ें, नेवर। फारग कर दें, अभी नोट फ्रेश करें। अच्छा भाई, ये अगर आपके सफ़े का बॉर्डर है तो फिर ये फिगर्स बिल्कुल एंड पे नोट किया करें। इस 25.2 को यहाँ घुसाया होता है और एक इधर आ रहा होता है, अब उसको पता नहीं चलता। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ये देख रहे हैं, ये वाली सारी चीजें जरा इधर होनी चाहिए ताकि अलग से नजर आए।
वैसे डीम्ड इनकम को माइनस करके क्यों टैक्स निकाला है? ठीक है, सही कहा आपने। सरचार्ज सुनने कब लगता है? जब ये फिगर ग्रेटर देन 10 मिलियन हो तो सर पे चार्ज लगाना पड़ता है। ओवर। चलें ठीक है भाई, अगर नोट नहीं कर सकते तस्वीर खींच लें, आगे चलो, और बड़ी दुनिया है अभी आगे। बॉल पॉइंट मुंह से निकालो, तस्वीर जल्दी खींची जाएगी। ये छोड़ो ना बॉल पॉइंट, अब मैं ऐसे मुंह में बॉल पॉइंट रख के बैठा हूँ, अब अच्छा लगूंगा, आप भी नहीं अच्छे लगते इस तरह। नहीं, बॉल पॉइंट मुंह से नहीं, छोड़ दो ना सर, इधर रख लिया करो दर्जी की तरह, वो शायद फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ओके। बस छोड़ दें आप, किसी से नोट कर लीजिएगा हाइब्रिड में सेकंड रो, ज़रा 1-2 मिनट मुझे दोबारा दे दें। तो जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक घर है वो तो एक्सक्लूड करने की इजाज़त है। वैसे इसमें ना एक थोड़ी सी बहस भी हो सकती है कि एक चीज़ एक्सक्लूड करने की इजाज़त है, कोई घर वगैरह आपका, तो अगर ये वाला घर महंगा हो, बेटे वाला ओन तो आप ही कर रहे हैं, तो ये एक्सक्लूड कर दें। एक चीज़ को हमने एक्सक्लूड करना ही है तो महंगी वाली को एक्सक्लूड कर दें। तो 60 और 20 में से कौन सी महंगी थी? बस उसने एक घर कहा हुआ है ना, एक एक्सक्लूड कर दें, वन कैपिटल एसेट। एक की कहते हैं मैं आपको गुंजाइश देता हूं, आप एक्सक्लूड कर दो, आमतौर पे ये घर के मानी में लिया जाता है, तो एक को एक्सक्लूड कर दें। तो बेहतर क्या है, ओन मैं कर रहा हूं, एक उसमें मैं रह रहा हूं, एक में बेटे रह रहा है, ओन तो मैं ही कर रहा हूं दोनों, तो बेहतर है दोनों में से महंगे वाला एक्सक्लूड कर दें ताकि सस्ते वाले पे टैक्स देना पड़े। तो अब आपकी मर्जी है, पेपर में 60 वाला एक्सक्लूड करें या 20 वाला एक्सक्लूड करें। क्लियर और डन? ठीक है, तो बहरहाल मैंने 60 वाला एक्सक्लूड किया, वो महंगा भी है, लेकिन ये कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है, जो मर्जी एक्सक्लूड कर देंगे पेपर में तो चल जाएगा काम। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बंदा जाए तो फिर वो एक्सक्लूड करे जिसमें ज़्यादा बचत हो इसकी, वो समझ आई बात। दूसरा, बेटे वाला खुद ओन कर रहा है तो बेटा तो कंसिडर नहीं होगा, फिर खुद ओन कर रहा है, और उसके बाद जो है फराज यूजेस दिस फॉर हिज बिजनेस, तो बिजनेस वाला भी फारग हो जाएगा क्योंकि उसमें तो बिजनेस इनकम कमा रहा है, और मेरे ख्याल से इस पर तो टैक्स देगा किस इनकम के मुताबिक, और ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल में ऐड करूं। अनलकीली इस सवाल में इनकम फ्रॉम बिजनेस उसने नहीं दी थी, ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इनकम की वैल्यू नहीं दे रहा हूं मैं। और उसके बाद कराची वाले को मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि उससे कोई इनकम प्रॉपर्टी वगैरह या बिजनेस वगैरह नहीं कमाया जा रहा, कुछ भी नहीं कमाया जा रहा, और फिर एक्सक्लूड कर दिया इसको क्योंकि इस पर 236 के लगता है, यानी पहली दफ़ा टैक्स दिया, और इसको अगले को एक्सक्लूड नहीं कर सकते थे, इसको इंक्लूड कर दिया। इसको भी सेक्शन 7E से बाहर निकाल दिया क्योंकि सेक्शन 7E का पता नहीं कौन सा पॉइंट है, सेक्शन 7E का एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट, तो 7E का पॉइंट E है, उसके तहत इसको 7E से एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन ये कर देना काफी नहीं है, इसके बाद एक और काम करना है। क्या? जो 7E में गिर गए हैं उनको एक एक करके देखना है कि ये ग्रेटर देन 25 मिलियन है। तो अब जो 3 एक्सक्लूड किए हुए हैं उनकी रीजंस जो है वो सॉल्यूशन में दी हुई है। One immovable property is excluded from ambit of Bangla is not subject to tax. Business premises is not subject to tax under section 7E.
Since Multan plot has been acquired and related tax has been paid during the year, so this property is also excluded from section 7E. ओके, निकाल लें सैलरी का चैप्टर। बाकी तो सवाल मेरे ख्याल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी सवाल डिस्कस करने की जरूरत आपको महसूस हो रही है तो मुझे आपके बारे में कुछ डिस्कस करना पड़ेगा आपसे क्लास के बाद। टेस्ट में कोई टेबल ना दिया हो तो बुक से ना देखें, उसको बता दें, वो टेबल आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लगा बंधा कैश देता है, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है मैं आपको जो है वो पैसे देता हूं, आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर लो। इस लगे बंदे कैश का हमने नाम रखा था अलाउंस। इस लगे बंदे कैश का हमने नाम रखा था अलाउंस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी दी हुई थी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर के लिए अलाउंस दिया हुआ था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कि घर में बिजली इस्तेमाल होती थी उसके लिए अलाउंस दिया हुआ था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए अलाउंस दिया हुआ था। इनकम हम सैलरी में हमने डाल दिया था 1,06,000। और अलाउंस फॉर ऑफिशियल विजिट, ऑफिस के काम से कहीं गया था मुल्तान में, गुजरांवाला में कोई काम करने ऑफिस का 2-3 दिन के लिए, उसके लिए एम्प्लॉयर ने इसको अलाउंस दिया था, उसको हमने सैलरी इनकम में ऐड। तो वो अलाउंस जिससे एम्प्लॉय की जात को फायदा हो, घर का किराया, घर का बिजली का बिल, घर की एंटरटेनमेंट, वो तो सैलरी में ऐड। लेकिन वो अलाउंस जिससे दफ्तर के काम में फायदा हो उसको हमने कहा था कि सैलरी में ऐड नहीं करना। इधर अटेंटिव रहना, मोबाइल वॉइस नोट सुनने का। अच्छा जी, अब अगली बात, ये अलाउंस के ऊपर ना थोड़ी डिटेल में बहस है। एक अलाउंस आपको दिया होगा जो दफ्तर के काम के लिए नहीं है, मिसाल के तौर पे हाउस रेंट अलाउंस, रिटेनमेंट अलाउंस, महंगाई अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, ये तो टैक्सेबल है, इसको तो आपने इनकम में क्या करना है, ऐड करना है, इसको तो आपने इनकम में ऐड करना है। नेक्स्ट, एक अलाउंस है नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, इसकी डिस्कशन होगी। एक अलाउंस है फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। आज से थोड़ा अरसा पहले तक यह होता था, वो अलाउंस जो नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी दिया जाता था वो हर हाल में सारा अलाउंस ही माफ होता था, सॉरी फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। आज से थोड़ा सा पहले जो अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी दिया जाता था, क्योंकि दफ्तर के काम के लिए है, तो वो अलाउंस सारा का सारा क्या होता था, माफ होता था, क्योंकि इससे एम्प्लॉय की जात को शायद फायदा नहीं हो रहा, बल्कि दफ्तर के काम करने में एम्प्लॉय को हेल्प मिल रही है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ़ोन करके कहे यार आप घर से निकल पड़े हो, ये कहे हाँ मैं घर से निकल पड़ा हूँ, अच्छा यार ऐसा करो रुक जाओ आप ना ज़रा मीनार पाकिस्तान वाली साइड से होके आना, वहाँ से जो है प्रिंटर हमारा ख़राब हुआ था वो हमने सही करने के लिए दिया हुआ था, वो लेके आ जाओ। अब एम्प्लॉय दफ्तर के काम से फिर रास्ता चेंज कर रहा है या अपने ज़ाती काम से? क्या एम्प्लॉय की फूफो का घर है उधर या प्रिंटर लेने जा रहा है? तो अब वो जो अब हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे यार 500 रुपये में तुम्हें अलाउंस दे दूंगा इस चीज़ का, तो वो 500 रुपये अलाउंस इज फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज या नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी? डेट इज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। तो ये एक मिसाल है अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी की। आंखें खोल के अगर हम क्लास लें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात अगली ये है कि अब लॉ मेकर निहायत ही पुराने लॉ में ये सारा का सारा क्या होता था, माफ होता था। पुराने लॉ में ये सारा का सारा माफ होता था। अब नए लॉ के अंदर जो है वो उसने कहा है कि अलाउंस जब आपको मिले
तो अपने आप से सवाल पूछो कि ये दफ्तर के काम के लिए जो अलाउंस दिया गया है, इज इट एन अलाउंस ऑफ वन ऑफ नेचर या रेकरिंग नेचर? क्या ये एक ही दफा दिया गया है या आदतन आपको हर दिन, हर महीने, हर साल दिया जाता है? तो जो अलाउंसेस मंथली, वीकली, डेली दिए जाते हैं या सैलरी पे परसेंटेज लगा के दिए जाते हैं, वो भी मंथली मिलेंगे। सैलरी पे परसेंटेज लगाने का मतलब ये कि तुम्हारी सैलरी है 70,000, इसका 10% ऑफिस ड्यूटी का अलाउंस ले लिया करो हर महीने। 70,000 का 10% 7,000, ये 7,000 हर महीने ऑफिस ड्यूटी का अलाउंस तुम्हें दफ्तर के काम से इधर उधर करते रहते हैं। इसको लोगों ने बहुत मिस यूज करना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयर्स ने। और एम्प्लॉयर्स ये पैसे जब एम्प्लॉय को देते थे तो एम्प्लॉयर्स अक्सर दफ्तर के काम लेते नहीं थे, बस इस चक्कर में उनको पैसे दे देते थे कि यार ये माफ हो जाएंगे और हम इनको पैसे देना भी चाहते हैं क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम करे, लेकिन टैक्स इनका बच जाएगा। क्योंकि जब एम्प्लॉयर ने मुंह से कह दिया दफ्तर के काम के लिए पैसे हैं, तो फिर तो एम्प्लॉय के बेचारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन लॉ मेकर कहते हैं मैं इस अलाउंस को दफ्तर के काम का होने के बावजूद भी टैक्स लगाने लगा हूं, क्योंकि ये क्या तरीका हुआ, हर महीने ही दफ्तर का काम बराबर अमाउंट का निकल रहा है तुम्हारा। कहते हैं मुझे इसकी सेंस समझ नहीं आ रही। इसलिए लॉ मेकर ने निहायत ही कंजूसी दिखाई। उसने कहा वो दफ्तर के काम का अलाउंस जिसके साथ तुमने लगा दिया मंथली, वीकली, डेली, वो फिर दफ्तर के काम का अलाउंस जो है फारग हो जाएगा और उस दफ्तर के काम के अलाउंस को आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, सैलरी में डालना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने कल आपको अलाउंस दिखाया था ये मैंने माफ किया था, अलाउंस फॉर ऑफिशियल विजिट ऑफ 15,000। कोई ऑफिस का विजिट हुआ 15,000 रुपए में, कोई 2 दिन 3 दिन दफ्तर के काम से, इसकी शायद मिसाल भी दी थी मैंने, तो 2-3 दिन दफ्तर के काम से कहीं बंदा गया है, इज इट अ मंथली, हर महीने ही ये हुआ करेगा, डेली ये मिला करेगा, वीकली ये मिला करेगा, सैलरी की परसेंटेज लगा के मिला, 70,000 रुपए मैंने परसेंटेज लगा के निकाला था। तो इफ इट इज नॉट सो देन दिस इज लिख लें आज वन ऑफ, दिस इज ए वन ऑफ अलाउंस। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने माफ किया था और किया भी करेंगे। वन ऑफ अलाउंस क्या होता है, कोई 2-3 महीने बाद कह दिया चलो यार मुल्तान हो आओ, फिर 4 साल बाद कह दिया चलो यार पेरिस हो आओ, फिर 20 साल बाद कहा चलो यार अब ऊपर ही जाओ चांद पे। आप क्या समझे थे, चांद पे, चांद पे। हाइब्रिड बॉय सेकंड रो, ब्लू शर्ट, साथ वाले भाई, दोनों के पास अपनी अपनी किताब है, एक ही किताब पे गुजारा कर रहे हैं। किसकी है किताब, आपकी है। प्यार से साथ वाले के सर पे हाथ फेरें, बेटा तुम भी किताब ले लो भाई, ये लास्ट मौका है किताब लेने का। इसके बाद जो है वो नहीं, चंदा तो नहीं, चपेड़े ही होंगी। ओके तो वन ऑफ टाइप क्या होगा, नॉट टैक्सेबल, ये सैलरी में ऐड नहीं होगा। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात अगली गौर से सुनिएगा। अब इसमें ना थोड़ा कुछ इख्तलाफ राय है। मैंने आपसे एक बात की थी क्लास में, अब उसको जरा मैं आज ज्यादा वाज़ेह करने लगा हूं क्योंकि वो एक अधूरी बात थी। अब इसमें भी आजकल लॉ मेकर कंजूसी करने लग गया है और पनिश करने लग गया है। वो कैसे, वो अगर खुदा ना खास्ता पेपर में कोई ऐसा सवाल आ जाए कि दफ्तर के काम के लिए दिया था 15,000, तो एम्प्लॉयर तो ये नहीं पूछेगा कि तुमने 15,000 में से कितना खर्च किया, क्योंकि मैंने कहा था अलाउंस होता ही वो है जो देने के बाद एम्प्लॉयर नहीं पूछता। लेकिन साल के आखिर में आके एफबीआर वाले इस अलाउंस के जो वन ऑफ है ये बोले नहीं, एफबीआर वाले इस अलाउंस के बारे में पूछा करेंगे आपसे, बताओ कितना खर्च हुआ था। अब ये कहेगा दफ्तर के काम के लिए मुझे 15,000 मिला तो था गुजरांवाला जाने के लिए, लेकिन मेरे फूफो के बेटे का बेटा जा रहा था, मैं उसके साथ बैठ गया, बहुत छोटा था, गाड़ी चलाता था, तो मैं उसके साथ बैठ गया, तो 15,000 की बजाय मेरा खर्चा 4,000 हुआ। इस वन ऑफ में भी अब 2 राय हैं,
लेकिन जो ज्यादा मजबूत राय चल रही है, पहली राय मैंने आपको यह बताई थी कि उससे ना पूछें, लास्ट क्लास में मैंने ये बात की थी, लेकिन ज्यादा मजबूत राय जिसमें आईकैप ने भी एक लेटेस्ट सोल्यूशन दे दिया, वो भी एविडेंस है हमारे पास, उसमें ज्यादा मजबूत राय ये है कि अगर वन ऑफ एक्टिविटी के लिए आपको 15,000 दिया था और आप खर्च करके आए 4,000, तो 11,000 को फिर इधर भी क्या कर दें, सैलरी में ऐड कर दें। तो इसके साथ हम एक नोट डाल लेते हैं छोटा सा, ताकि ये बात क्लियर हो जाए। अभी तो नहीं लिखा हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो 15,000 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि एक्चुअल खर्चा कितना है, इसलिए अल्लाह का शुक्र है मैंने 15,000 का 15,000 ही इग्नोर कर दिया था। और क्या सोचते हुए कि मैंने 15,000 दिया होगा और बेचारे का 15,000 खर्चा भी हो गया होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पेपर में यह आ जाए कि दिया 15,000 और ब्रैकेट में लिखा हो खर्च करके आया 11,000 या 12,000, तो बकाया कितना बच गया? अगर बबलू एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय, अगर बबलू एम्प्लॉय बचत कर ले, समझ आ गई, तो वो बचत ऐड होगी फिर, तो वो बचत इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल दें। जी जाहिर पता है एम्प्लॉयर तो नहीं पूछता कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, अलाउंस का मतलब ही होता है कि एम्प्लॉयर देने के बाद पूछता नहीं एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। जिस तरह शोर बीवी को पॉकेट मनी देने के बाद नहीं पूछता कि बेगम कहाँ कहाँ खर्च हुआ, वो बेगम के लिविंग स्टाइल से पता चल जाता है कि परस में ही है या खर्च हो रहा है। ओके घरों में खाना पकाने का ज़्यादा ट्रेंड रखें आप लोग, माशाल्लाह यही करते हैं ना, कच्ची चीज़ें मंगवा लेते हैं फिर घर में पकाते हैं। फिर आपके हाथ होते हैं, उनका जिक्र भी किया होता है, आपने कुरान की तिलावत भी की होती है, कई दफ़ा वज़ू की हालत में भी होते हैं। उस खाने का नूर इबादत के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन होता है, हमने तो बड़ों से यही सुना है। नमाजी के हाथ का खाना और बेनमाजी के हाथ का खाना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके अगर बबलू एम्प्लॉय बचत करे तो वो बचत इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल दें। अब 3 रूल हो गए सिंपल से। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और कहा ये ले एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 रुपया, इसको तो दफ्तर से कोई ताल्लुक ही नहीं, इसको आपने चुप करके सैलरी में ऐड कर देना। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया हर महीने दफ्तर के काम के लिए, हाइब्रिड से जाना नहीं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया हर महीने दफ्तर के काम के लिए, आप मेरे से आके 3,000 रुपया जो है ऑफिस ड्यूटी का अलाउंस ले लिया करो, हर महीने 3,000 रुपया ऑफिस ड्यूटी का अलाउंस ले लिया करो। तो ये क्या हो गया, मंथली है ऑफिस ड्यूटी का, लेकिन मिल कैसे रहे, मंथली। तो इस प्रोविजन को ना लोग मिसयूज करके उसकी एग्जेम्प्ट इनकम करवाना चाहते थे एम्प्लॉयर्स, इसलिए लॉ मेकर ने इस बात को खत्म कर दिया। उसने कहा जब भी आप ऑफिस अलाउंस हर महीने देने लग जाए ना, तो फिर ये 2 नंबरी है, फिर ये ऑफिस अलाउंस नहीं है, फिर उसको उसी की तरह ट्रीट करो कि इसको सैलरी में डाल दो। हाँ कोई वन ऑफ अलाउंसेज हैं, अल्लाह का शुक्र है वो अभी तक माफ है, कि उसको आपने मीनार पाकिस्तान भेज दिया दफ्तर के काम के लिए, जरा टॉप को हाथ लगा के आओ, ऊपर से सफाई करके आओ, कायदे आज़म खुश हो जाएंगे। उसको आपने कभी मुल्तान भेज दिया, उसको आपने कभी चीचू की मलियां भेज दिया, उसको आपने कभी जो है वो इथोपिया भेज दिया, ठीक है। तो इन कामों को दफ्तर के कामों के लिए भेजा, तो ये अभी तक माफ है। लेकिन इनमें भी एक कंजूसी आ गई हुई है कि इनमें लॉ मेकर साल के एंड पे आपसे पूछेगा कि अलाउंस मिला कितना था इथोपिया जाने का, 2 लाख, और खर्च कितना हुआ था, इथोपिया में खाला मिल गई हमारी, 2 लाख मिला था और खर्च हुआ 80,000 रुपए, 1,20,000 की बचत वहां से करके आ गए, तो वो फिर सैलरी में क्या होगी, ऐड होगी। चलें जी तलवारें बंद करें। 2 लाख से ज्यादा खर्च हो जाए तो वो एम्प्लॉय पागल है, एम्प्लॉयर फिर उसको दे देगा। और फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन पेज नंबर 85।
तलवारें खोलें दोबारा। एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, महंगाई अलाउंस, रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल अलाउंस, ये सारे के सारे आपने सैलरी में डालने हैं। बट एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है? बट सोलली एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मिंग, ये कौन सा है? वन ऑफ। ये कौन सा है? वन ऑफ। समझने से पता चलेगा या लिखने से पता चलेगा? लिखने से याद रहेगा। तो ये वन ऑफ है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। डन। अब मैं आपको थ्योरी समझाने लगा हूं कि थ्योरी और जो हमने डायग्राम पढ़ी है वो कंपैटिबल है या नहीं। कॉन्सेप्ट आपको दिया जा चुका है, जो आपने एक कान से सुन के दूसरे कान बंद कर लिया, रखे अंदर ही रहे। एनी अलाउंस सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडेड इन परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज डज नॉट इंक्लूड। ऑफिशियल ड्यूटी वाला अलाउंस ये नहीं है, ये दोनों ऑफिस ड्यूटी के नहीं है। आपको लगे तो लगे, कहते हैं मुझे नहीं लग रहे। एनी अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडेड इन ऑफिशियल ड्यूटीज विल नॉट इंक्लूड दीज टू अलाउंसेस। अब अगर इनको ऑफिस ड्यूटी से बाहर निकाल रहा है तो इन पे क्या लगाना चाहेगा? टैक्स लगाना चाहेगा। इसका मतलब है इनको यहां से निकालकर कहां डालना चाह रहे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। लिखने से याद रहेगा या सुनने से याद रहेगा? दोनों, सुनेंगे भी लिखेंगे भी। नहीं अभी नहीं, सर्दियों में शुरू करेंगे, जब सुबह सुबह ठंडे हाथ हुआ करेंगे ना तो फिर ये पड़ा करेगी छड़ी। अभी रहने दो, सर्दियों में इंशाल्लाह। अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी, विच इज पेड इन मंथली सैलरी का मतलब क्या है? जब वो महीने की सैलरी लेके आया उसी में डाल के अलाउंस दे दिया, इस सैलरी का पार्ट बना के दे दिया। और फिक्स्ड बेस, हर महीने 2000, फिक्स्ड बेस हर महीने 2000, और अ परसेंटेज ऑफ, या सैलरी 70,000 है तो उसका 3% हर महीने ले लिया करो मेरे से। तो फिक्स्ड बेस पे मिल जाए, परसेंटेज लगा के मिल जाए, या सैलरी में डाल के मिल जाए, ये सारे अलाउंसेस मेरी नजर में कहते हैं ऑफिशियल ड्यूटी के नहीं है, चाहे पेपर में लिखा ही हो ये ऑफिशियल ड्यूटी के हैं। इनको ऑफिशियल ड्यूटी का ना समझो। एनी अलाउंस विच इज एक्सपेंडेड इन परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी, खर्च ऑफिशियल ड्यूटी में हुआ है, विल नॉट इंक्लूड दिस अलाउंस। बहरहाल कंजूसी है, फ्लाई चूज। पॉइंट 2, ये मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा है, इन दोनों को सैलरी में डालेंगे। अलाउंस which is not necessarily or actually spent on behalf of employer, वो अलाउंस जो एम्प्लॉयर के लिए स्पेंड नहीं हुआ, इसकी मिसाल दें। वो अलाउंस जो एम्प्लॉयर के लिए स्पेंड नहीं हुआ, इसकी मिसाल लिखें। वन ऑफ टूर के लिए, बल्कि लिख लें यूरोप में ट्रेनिंग के लिए 2 लाख मिला, ये खर्च 80,000 करके आया। इतनी से लाइन लिख लें ताकि याद रहे। यूरोप में ट्रेनिंग के लिए 2 लाख मिला और यह खर्च 80,000 करके आया। तुम क्यों नहीं लिख रहे? ना तू बाल कटवाते हैं ना तू किताब लेते हैं। चलो भाई 10-10 रुपए इकट्ठे करो यार, जल्दी करो। बाल कितने के कटते हैं? 250 रुपए। दीवाने यार, सड़क पे बंदे बैठे होते हैं साफ बिल्कुल रेजर पकड़े, 100 रुपए के बाल। 250 में कौन कटवाता है बाल? किस जमाने की? हाँ रेजर अपना ले 50 का है, सर्विस इसकी तरफ से फ्री। यूरोप में ट्रेनिंग के लिए 2 लाख मिला और 80,000 खर्च किया, लिख लिया। तो 1,20,000 ऐड होगा। 1,20,000। मैं दोबारा बोलता हूं, यूरोप में ट्रेनिंग के लिए 2 लाख मिला, 200,000, और 80,000 खर्च हुआ, तो सैलरी में 1,20,000 ऐड होगा। इस उर्दू वाले फिक्रे की अंग्रेजी पढ़ें जरा। अलाउंस विच इज नॉट पूरा का पूरा या सिर्फ और सिर्फ या हकीकतन स्पेंट ऑन बिहाफ, विच इज नॉट, कल मिला के पढ़े ना, ये वो अलाउंस है। अलाउंस के ऊपर लिखें 120, अलाउंस के ऊपर लिखें 1,20,000, लिखें 120,000 अलाउंस के ऊपर। ऐसे सुस्तियां छाई होती हैं। 120 की खासियत बताएं। क्या मैं कह सकता हूं, चेहरा ऊपर करें, क्या मैं कह सकता हूं 120 इज नॉट होली स्पेंट?
क्या मैं कह सकता हूं 120 इज नॉट सिर्फ और सिर्फ स्पेंट, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ। 120 is not necessarily spent on behalf of employer. 120 is not actually एक्चुअली वाला सबसे मजे का लफ्ज है, इससे सबसे ज्यादा अच्छा समझ आता है, तो एक्चुअली को डबल अंडरलाइन करें, एक्चुअली वाला सबसे ज्यादा मजे का लफ्ज है। अलाउंस विच इज नॉट एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ, उसने मुश्किल मुश्किल लफ्ज लिख के ना, होली, एक्सक्लूसिवली, नेसेसरीली, एंड पे सादा अंग्रेजी यूज कर ली पाकिस्तानियों वाली। अलाउंस विच इज नॉट एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ, जरा इस मिसाल में देखें कितना इस्तेमाल नहीं हुआ ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, एक्चुअली 1,20,000 इस्तेमाल नहीं हुआ। क्लियर? ओके, समझ आई बात, समझ आई बात। रूह अफसा, अच्छा जी, पेज 87, पेंशन और एनओटी, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो पेंशन एनओटी क्या होती है? लिखें, रिटायरमेंट के बाद जो हर महीने तनख्वाह मिलती है उसे पेंशन कहते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो हर महीने तनख्वाह मिलती है वो पेंशन होती है। और एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर सेक्शन 14, कोई अमाउंट भी सेक्शन 14 में जो चार्जेबल है। सेक्शन 14 पढ़ लेंगे क्या है। अच्छा जी, अब मैं एक सवाल आपको करवा रहा हूं जिसका सॉल्यूशन मैं अभी नहीं देखने लगा, सॉल्यूशन देखेंगे कि सही है गलत है, वो अलग बहस है। फिलहाल वो सवाल करते हैं। हाँ जी, उसको देखेंगे, उसकी ट्रीटमेंट अलग दी हुई है एक जगह। मिस्टर बिलाल इज वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन अ बेवरेजेस कंपनी, ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम। बेसिक सैलरी इज, बोले नोट करने की जरूरत नहीं, बस समझते रहें। कैलकुलेटर हाथों में हो साथ वाले का, 1 लाख इंटू 12, 12 लाख। साथ वाले का कैलकुलेटर, कभी तो बात मान जाया करें। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस एक्सचेंज कर लें, 30,000 ज़रब 12, 3 लाख। ये क्यों मैंने डाला है सैलरी में? ये दफ्तर के लिए घर जाना पड़ता है, नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी है। ये तो ऑफिशियल ड्यूटी क्या है? नहीं। ओए, अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी 5% ऑफ बेसिक सैलरी। दफ्तर के काम के लिए ले लिया करो बेसिक सैलरी का 5%। बोले 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 बोले, ये है तो किसके लिए? लेकिन क्या है, इस वजह से इसको क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। बोलें 60,000 कैसे निकलेगा? 12 लाख ज़रब इज इक्वल टू 60,000। नेक्स्ट, he received an allowance of 6 lakh for attending a business meeting in foreign country. He spent actually rupees 4.5 लाख। अब ये वन ऑफ है, पहले तो बताइए ये दफ्तर के काम के, दफ्तर के काम का कैसे पता चला? अटेंडिंग यहां से क्या पता चला किस काम के? अगर दफ्तर के काम के तो ये वन ऑफ है, या ट्रेनिंग या फॉरेन कंट्री के विजिट रोजाना ही आए होते हैं। इसमें अब मिला कितना, खर्च कितना हुआ? What is not actually spent on behalf of employer? 1 लाख। इसको आप क्या कर दें, 6 लाख माइनस 6.5, जवाब सॉल्यूशन सही कर लें, सॉल्यूशन में एरर है, सॉल्यूशन में 1.5 लाख ऐड नहीं हुआ वहां जी। टोटल
17 लाख सोल्यूशन को सही कर लें। ओके, हाइब्रिड में थर्ड लास्ट रो में बातें मुकम्मल करें, फिर हम आगे रिज्यूम करते हैं। और अब बंदा फ्रेश हो जाता है बातें करके। पेज 88, पेज 88। अच्छा भाई, ये एक अलग बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ज़रा रनिंग में आ जाए, हम फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। लेड पेंसिल होती है आपके पास? लेड पेंसिल, सिक्के वाली पेंसिल, पूरी रो में एक भी हो तो काफ़ी है जी। गुड। तो इस पर लेड पेंसिल से क्वेश्चन मार्क लगा दें, इंशाल्लाह इसको हम फिर पढ़ेंगे। वरना ले लें, एक मिल जाती है 5 रुपए की। ओ यार, सिक्के लकड़ी वाली सिक्के, पता नहीं, मैंने तो लास्ट टाइम। पेज 89, पेज 89, पेज 89। क्लास के बाद आइएगा, आपको गिफ्ट कर देंगे। पेज 89। संडे को एक न्यूमेरिकल करवा रहे थे, और जो मैं जब करवा रहा था मुझे बता दें। यानी कि क्या हमने पढ़ लिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर गाड़ी दे तो क्या करना है? क्या हमने पढ़ लिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर जो है हाउसकीपर दे तो क्या करना है? तो ये न्यूमेरिकल आपको पहले करा दूं, या जो पहले वहां तक ले आऊं कि ये न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाए? लास्ट क्लास में आखिरी 15 मिनट में आए थे इस न्यूमेरिकल की तरफ, इस क्लास में भी आखिरी 5 मिनट में आ जाएंगे इस न्यूमेरिकल की तरफ। पॉइंट 4, पेज 89। हाई, वो ऑनलाइन वाले बच्चे को मैं भाई दाद देता हूँ, बिल्कुल मादरत यार, आपने 3 सवाल पूछे थे, मैंने एक का सवाल का जवाब दे दिया कि सैलरी के चैप्टर के चौथे सवाल पढ़ेंगे, दूसरे सवाल का जवाब दिया चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, तीसरे सवाल का जवाब दिया चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। वो अनलकीली ऐसा था कि आपके तीनों सवाल ही ऐसे थे, वरना सवालों का जवाब देना ऑनलाइन की मीटिंग में मकसूद होता है मेरा। तो बहरहाल आपने भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से थैंक यू किया था, आपने एतराज़ भी नहीं किया, जाहिर बात है, बनता भी नहीं। पॉइंट 4, असल में आपने एक सवाल ये पूछा था, आई रियली अप्रिशिएट यू, एक सवाल आपने ये पूछा था, मुझे आपका नाम भूल गया ऑनलाइन वाले भाई। नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंस पेड बाय एन एम्प्लॉय अंडर द हेड। सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, यहां कोई अच्छे बुरे खर्चों की बात नहीं है, यहां खर्चे सिरे से ही माइनस करने की इजाजत नहीं है। सर आसिफ कहते हैं कि जी मेरी महीने की तनख्वाह है 2 लाख रुपया। अच्छा, तो क्लास के बाद आना जी, बोंगिया। अच्छा, सर आसिफ कहते हैं जी मेरी महीने की तनख्वाह कितनी है? 2 लाख रुपया। अब 2 लाख, दूसरों के पैसों पे नजर होनी चाहिए, दूसरों के लिविंग स्टाइल पे नजर होनी चाहिए, अगर है तो फिर तरबियत की जरूरत है। अच्छा, तो हमारी भी शायद नजर पड़ जाती हो, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी तो 2 लाख रुपए सर आसिफ की तनख्वाह है। तो अब सर आसिफ कहते हैं यार इस तनख्वाह को कमाने के लिए मुझे कपड़े बड़े इस्त्री करके प्रेस करके और नए नए कपड़े पहन के आने पड़ते हैं, शायद मैं घर में हूं छुट्टियों में तो इतना एहतमाम ना करूं, ऐसा ही है। फिर इसी तरह सर आसिफ कहते हैं कि मैं जो है वो आता हूं तो इधर बच्चों के सामने फिर मैं अक्सर कुछ खाने के लिए भी ज़रा स्पेशल मंगवा लेता हूं, तो फिर इसी तरह जो है वो जूते भी ज़रा पॉलिश करवाने पड़ते हैं, घर में तो रफ चप्पल पे गुजारा चल रहा होता है।
तो ये सारे खर्चे सैलरी कमाने के लिए मेरे हो रहे हैं। तो सारे खर्चों के जवाब में लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत फॉर एन एक्सपेंस पेड बाय एन एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। भाई ये तो दुनिया के लिए तैयार होके आते हैं। गालिबन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुने कि 5 नमाजों के लिए 5 सूट उन्होंने रखे हुए थे, तो बहुत बड़ा नाम है। तो बस वो कहते थे कि मैं अल्लाह के सामने पेश होना है। 0.5 ऐसे ज़बरदस्त कपड़े हों, अल्लाह खुश हो जाए देख के। 0.5 एन अमाउंट शेल बी, घर वालों को जाके आज मैं बताऊंगा मुझे भी 5 सूट, बाकी काम पहले शुरू करें, पहले उस लेवल। अच्छा 0.5 एन अमाउंट शेल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, यानी वही वट्टों वाले कपड़े और अजीब से कपड़े पहन के मस्जिद में गए होते हैं। बेहतर है कि मतलब ये नहीं कि अगर आप बाहर हैं तो आप आइंदा मस्जिद में न जाएं, ये मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा जरा कोशिश किया करें वेल ड्रेस होकर मस्जिद। 0.5 एन अमाउंट शेल बी ट्रीटेड, तो पहली बात क्या हो गई? सैलरी के लिए क्या माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस दीवार गिरने वाली है, छोड़ दें दीवार को। हाइब्रिड में 4th रो सहारा, दीवार गिरने वाली। 0.5 एन अमाउंट, खर्चे वाली बात तो समझ आ गई ना कि सैलरी के चैप्टर में किसी भी किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। 0.5 ये समझ लिया जाएगा कि एक अमाउंट रिसीव हो गई है एक एम्प्लॉय को अगर ये पे की है किसने? बाय एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर ने पे की है तो समझ लिया जाएगा रिसीव हो गई है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर के जानने वाले ने पे की। मिसाल के तौर पर एक साहब, शायद आपको पता हो पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो यूफोन एक पीटीसीएल की ही छोटी कंपनी समझ लें। तो एक बंदा था इंजीनियर, उसको 11 महीने पीटीसीएल से तनख्वाह मिली, 10 महीने पीटीसीएल से तनख्वाह मिली। आंखें खोल के क्लास किसी तरह अगर ले लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 महीने नौकर पीटीसीएल का है, लेकिन यूफोन में काम की जरूरत पड़ी तो पीटीसीएल वालों ने उसको 1 महीने उधर भेज दिया, तो यूफोन वालों ने उसको 1 महीने की तनख्वाह दे दी। फिर इसी तरह अब यूफोन वाले पीटीसीएल के क्या हैं? जानने वाले। पीटीसीएल के क्या हैं? जिसको हम एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। 1 महीने नेस्ले के डायरेक्टर ने पीटीसीएल के डायरेक्टर को फोन किया कि हम आपस में जानने वाले नहीं हैं, हम जान हैं अनजान हैं। अनजान है, जान होते जानने वाले, अनजान होते ना जानने वाले। तो नेस्ले वालों ने फोन किया यार 1 महीने के लिए आप भेज दो हमारे पास। अब बताएं, इसे मिसाल के तौर पे 10 लाख तनख्वाह यहां से मिली, 1 लाख यहां से मिली, 1 लाख यहां से मिली। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या जाएगा? 10 लाख तो नहीं जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में आप ऐसा करें, आप ना जरा नीचे आए, ये आप समझे थे, आपसे बात कर रहा हूं। तो ये 12 लाख रुपया विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी। चाहे तनख्वाह मिले एम्प्लॉयर से, चाहे एम्प्लॉयर के जानने वाले से, चाहे किसी थर्ड पार्टी से, चाहे किसी, हो सकते हैं नेस्ले के डायरेक्टर पीटीसीएल के डायरेक्टर जानने वाले, उन्होंने कहा यार ये बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें जरा महीने के लिए चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है ले लें, कोई मसला नहीं, चलें। अब सैलरी में कितना जाएगा? 12 लाख। संडे को आए भी नहीं और ऑनलाइन लेक्चर भी नहीं लिया, वो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें जल्दी। संडे को आए भी नहीं, ऑनलाइन लेक्चर भी नहीं लिया। एक भाई उस क्लास में हाथ खड़े किए। भाई पनिशमेंट छोटी सी है, एक शॉपर लाइन के जूते उतार के उस शॉपर में डाल दें, इनको कल मिल जाएंगे ये जूते। इट इज एक्सेप्टेबल नो? नंगे पांव क्या फर्क पड़ता है? इधर कौन से जो है वो रास्ते में पत्थर है, नहीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। इधर तो वो सीन नहीं है ना। तो इधर तो माशाल्लाह पक्की रोडें हैं, रोडें कहते हैं ना आप लोग, ये रोड्स कहते हैं।
ओके, एन अमाउंट शेल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर। अगर ये किसने दी है? एम्प्लॉयर ने कितनी दी है? 10 लाख। और पेड बाय एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर, एसोसिएट ने कितनी दी है? और अ थर्ड पार्टी अंडर एन अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी ने कितनी दी है? तो टोटल तनख्वाह कितनी होगी? 12 लाख। पॉइंट बी, इफ इट इज पेड बाय पास्ट एम्प्लॉयर, ऐसा हो सकता है आप नौकरी छोड़ के चले जाएं और पुराना एम्प्लॉयर कहे यार आपकी कोई तनख्वाह देने वाली थी, मैं आपको भेज रहा हूं, आप उसी खुशी के अंदर तय हो जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप किसी जगह नौकरी करने ना गए हों और अगला बंदा एडवांस में पैसे भेज दे कि यार मैं आपके अकाउंट में तनख्वाह ट्रांसफर कर रहा हूं, आप जल्दी जल्दी उनको छोड़ो और मेरे पास आओ, देखो मैंने तो आपको एक तनख्वाह भी भेज दिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो तनख्वाह पुराने एम्प्लॉयर से भी मिल सकती है, तनख्वाह फ्यूचर एम्प्लॉयर से भी मिल सकती है। पॉइंट सी, तनख्वाह लेने के लिए एम्प्लॉय खुद चला जाए, रशीदा अपनी बेगम को भेज दे, शौकत अपने दोस्त को भेज दे। तो तनख्वाह लेने जाने के लिए 3 तरीके हैं, या खुद चले जाएं, या जहाज पे चले जाएं, या हेलीकॉप्टर पे चले जाएं, या खुद चले जाएं या बेगम को भेज दें। बेगम को जिंदगी में बेगम रखना है, यह आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ये सीए से बड़ा ऑब्जेक्टिव है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो पेड टू द एम्प्लॉय और एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉय, या उसको दे दें तनख्वाह, या उसकी बेगम को दे दें, उसके बच्चों को दे दें, या थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? एम्प्लॉय का दोस्त। एम्प्लॉय का दोस्त लिख ही नहीं रहे, ऐसे मजे में बैठे हैं, ऐसे घर में जाके सारी बातें ऑटो पे याद आ जानी है। वैसे चलो जो भी है, अब लिखा नहीं लिखा अलग बात है, ये चैप्टर तो मैंने साथ साथ याद कर रहा हूं, कम से कम आई शुड अप्रिशिएट माई सेल्फ कि नहीं यार बस बहुत हो गया यार, बस इस चैप्टर में तो इंशाल्लाह ना साथ साथ। साइड पे हट यार, साइड पे हट यार, आइंदा मुझे तंग ना करेंगे, मैं बस ना पढ़ने लगा हूं। ओके, अगर एक बंदा या बंदी, एज द केस में भी, अगर एक बंदा रिटायर हो रहा है, रिटायर होते हुए उससे कौन से पैसे मिल रहे हैं? गोल्डन हैंडशेक। तो ये जो गोल्डन हैंडशेक के इसको पैसे मिल रहे हैं, इसमें इसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि गोल्डन हैंडशेक के पैसों पर पिछले 3 साल का एवरेज रेट लगा ले। गोल्डन हैंडशेक के पैसों पे क्या करे? आंखें खोल के किसी तरह क्लास ले लिया करें। एन एम्प्लॉय, एक ऐसा एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ, नौकरी से निकालते हुए पैसे मिले, इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी। रिडंडेंट करना क्या होता है? नौकरी से फारग करना। इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी, नौकरी से निकालने के लिए कंपनसेशन मिली, और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नौकरी छीनने के पैसे मिले, एंड गोल्डन हैंडशेक। ये कल हमने पढ़ा था, ये सारा फिक्रा 12 के 2 के ई के 3 में, ये देखें जाके 12 के 2 के ई के 3 में। ये असल में पता है क्या होता है, ये कभी जिंदगी में टाइम मिला तो आपको बताया जाएगा। ये सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 है, 12 का 1 नहीं, 12 का 2, वो देखें 2, 12 के 2 के ई का, 12 के 2 के ई का 3, बोले मजा आएगा। 12 के 2 के ई का 3, जैसे आप किसी को बुलाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे पहला कमरा, फैसल हॉस्टल के अंदर, जोहर टाउन में, लाहौर में तशरीफ ले आए, मुल्क नहीं बताते आप। अच्छा,
तो ये बुलाने का तरीका होता है, इसको कहते हैं सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। लिखें जी, सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। पहला कमरा ऑफ फैसल हॉस्टल ऑफ जोहर टाउन ऑफ चीचू की मलिया। ये है इलाका चीचू की मलिया। देखते हैं गूगल मैप्स क्या कहते हैं, टर्न राइट या लेफ्ट। चीचू की मलिया, ढूंढ रहे अभी। गूगल को जल्दी मिल जाएगा, गूगल मैप्स को लेट मिलता है। चलें जी आगे, नेट ही नहीं चल रहा। कितने लोगों में गूगल मैप्स के जितना सब्र है, हाथ खड़ा करें। 10 दफा भी गलत मोड़ो उसकी टोन वही रहती है, टर्न राइट, ये टर्न राइट। 10 दफा 15 दफा भी गलत मोड़ो तो उसकी टोन वही रहती है। तो अगला बंदा 10-15 दफा भी कुछ कर दे और बिल्कुल रिलैक्स हैं, चिल हैं, कहते हैं नहीं है, मुश्किल है। कितने लोगों में है, सोच के हाथ खड़ा करें। कोई एक दो ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हाइब्रिड में इतना सब्र है, 8 9 10 15, 200 में 15, यानी हम कह सकते हैं कि 7.5% लोगों में सब्र है पाकिस्तान में। अच्छा, तो अब इस बंदे के पास ऑप्शन अवेलेबल है। किस बंदे के पास ऑप्शन अवेलेबल है? क्या ऑप्शन अवेलेबल है ये सुन लें। पहले बंदा बताएं कौन है, जिसको गोल्डन हैंडशेक के पैसे मिले या जिसको नौकरी छोड़ने के पैसे मिले। हाइब्रिड में सेकंड रो ब्लू शर्ट बॉयज में, तो इसको नौकरी छोड़ने के पैसे मिले या रिडंडेंसी के पैसे मिले या गोल्डन हैंडशेक के पैसे मिले, इसको ऑप्शन अवेलेबल है। क्या ऑप्शन अवेलेबल है? वो ये ऑप्शन अवेलेबल है, सुनिएगा भाई, इसको भाई को देखो, उसको देखो, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन अवेलेबल है, बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। साथ वाले के कंधे पे हाथ रखें, ऑप्शन सुने, रखो इसके कंधे पे हाथ। ऑप्शन है, क्या अवेलेबल है? सुनिएगा गौर से। पिछले 3 कितने? पिछले 3 साल, पिछले 3, हाइब्रिड गेटिंग द पॉइंट? पिछले 3 साल, कितने साल? पिछले 3 साल का टैक्स, उसको डिवाइड करें पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम से, मल्टीप्लाई करें 100 से, बाहर निकल आएगा एक जवाब। वो होगा पिछले 3 सालों का एवरेज रेट ऑफ। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये बंदा फिर करेगा ये कि पिछले 3 सालों के एवरेज टैक्स रेट के ऊपर टैक्स दे देगा। तो जिस बंदे को, ओह यस गाय रियली, तो जिस बंदे को पिछले गोल्डन हैंडशेक मिले, असल में होता यह था कि गोल्डन हैंडशेक मिलता था तो एक ये बड़ी अमाउंट होती थी, बड़ी अमाउंट मिलने से सीरियल नंबर हाई लगता था, तो इससे इसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो कल इसका इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे। इसके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है?
मे बाय नोटिस टू कमिश्नर, किसको बता के? चूज द अमाउंट टू बी टैक्स्ड एट द ए ओवर बी, फिर परसेंटेज से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ए इज द टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय ऑन द एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम फॉर द 3 पिछले साल, एंड बी इज द एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम फॉर 3 पिछले साल। तो 3 सालों का एवरेज रेट आपने लगा देना है, देन आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। चलें ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल हम जो करते होते हैं क्लास के एंड पे वो निकाल लें, मिस्टर मोइन वाला। यहां तक हो गया था? ओके एक स्पेशल अलाउंस इसको मिला है 50,000 का, टू मीट खर्चे टू बी इनकर्ड इन परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी। पेज नंबर कौन से? 132। मैंने तो कहा था किताब पे कहीं वहीं छोटा छोटा करके नोट करने लग जाए। चलिए ठीक है, रजिस्टर पे भी करें, कोई मसला नहीं, बस नोट करना है सोल्यूशन। तो जब ये पूरा होगा न्यूमेरिकल आखिरी दिन तस्वीर खींच लीजिएगा। तो एक स्पेशल अलाउंस उसे मिला है 50,000 दफ्तर के खर्चे पूरे करने के लिए। दफ्तर का खास काम है स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम वीकली मंथली एनुअली हुआ, वीकली मंथली हुआ करेगा, या ये वन ऑफ टाइप इवेंट है? एक्चुअल खर्चा उसने बड़ा तेज है, 40,000 किया, उधर भी फूफो के बेटे के भाई की घर ढूंढ लिया था। तो आप बताएं क्या करेंगे? तो इसने बचत कितनी की इस प्रोग्राम में पूरे में? तो 10,000 को क्या कर दें? वन ऑफ ऑफिशियल टूर, वन ऑफ या रेकरिंग नेचर का? वन ऑफ। कितना अलाउंस मिला था, कितना खर्च किया, कितना बचा घर लेके जाने के लिए? क्या मैं 10,000 के साथ फिक्रा बोल सकता हूं दिस इज नॉट एक्चुअली स्पेंट इन परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी? बोलें फिक्रा, दिस इज नॉट एक्चुअली स्पेंट इन परफॉर्मिंग। एक और फिक्रा बोलें, दिस इज नॉट नेसेसरीली स्पेंट इन परफॉर्मिंग। 40,000 is spent in performing official duty, but 10,000 is not spent in performing official duty. अच्छा भाई, जो रीइंबर्समेंट है ना, उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा सिनेरियो नहीं है जो अलाउंसेस में है। अलाउंस और रीइंबर्समेंट में फर्क बता दें पहले। अलाउंस तो ये होता है ना, ये पैसे पकड़ लो, फलां दफ्तर का काम करके आ जाओ, अलाउंस होता है। रीइंबर्समेंट ये होता है तुम जाओ दफ्तर का काम करके आओ, खर्चा करके आओ, बिल लेके आओ, बिल लाके मुझे दिखा दो कि तुमने पे कर दिए, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? रीइंबर्स कर दूंगा। रीइंबर्समेंट बड़ी सिंपल है, रीइंबर्समेंट में कोई ऐसी साइंस नहीं है। रीइंबर्समेंट कोई लंबा चौड़ा टेबल नहीं है। रीइंबर्समेंट फॉर हाउस, फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, उसके जाती खर्चों के लिए अगर रीइंबर्समेंट की, फॉर ऑफिस, या ऑफिस के लिए रीइंबर्समेंट कर दी फॉर ऑफिस ड्यूटी, तो क्या करें बताएं? इसको टैक्सेबल कर दें और इसको, इसमें कोई लंबी चौड़ी डायग्राम नहीं है। ये किसकी बात हो रही है? रीइंबर्समेंट होती क्या है असल में? रीइंबर्समेंट में ये चक्कर ही नहीं ना, इतने ले लो बाद में बच कितने जाएंगे, उसमें तो दे ही उतने रहे हैं जितना खर्चा हुआ, इसमें तो पंगा ही नहीं। समझ रहे? रीइंबर्समेंट ये होती है कि अम्मी ने कहा ठीक है बेटा बर्गर खाओ, तुम्हें पैसे मैंने दिए हुए हैं, तो जितने फिर पैसे तुम्हारे लगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो पैसे अगर आपके पास हैं तो खर्चा कर लें, बाद में क्या करवा लीजिएगा। तो इसमें ऊपर नीचे का खतरा होता है या जितना खर्चा होता है उतना ही मिलता है?
वो फिर दे दें तो। अच्छा, अब मैं आपको मिसालें देने लगा हूं, मसाला लगा के। सर आसिफ ने प्रिंसिपल साहब को कहा कि जी मैं टीचर हूँ, कमरे के अंदर जो है वो इंटरनेट नहीं आता। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कोई नहीं यार, फिर अब मैं तो थोड़े दिन ज़रा बिज़ी हूँ, अगर आपको जल्दी है तो आप ऐसा करें वाईफाई वगैरह लगवा लें, सब कुछ जो भी इक्विपमेंट है, डिवाइसेस है, ख़रीद लें, उसके पैसे वगैरह दे दें। तो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना यूएई से वापस आ रहा हूँ, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो खर्चा रीइंबर्स कर दूंगा। बिल शिल आप ज़रा संभाल के रखिएगा। आप बताइए आपको कौन सी रीइंबर्समेंट लग रही है? फॉर ऑफिस ड्यूटी, उनको दफ्तर के काम के लिए चाहिए वाईफाई। अच्छा, सिमिलरली हो सकता है कोई एम्प्लॉई, मिसाल के तौर पे कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जाके कहे कि मेरे बच्चे ने जो है वो पिछले दिनों जो है वो यूनिफॉर्म ख़रीदा है, तो बाकी आप एम्प्लॉयर समझ गए हैं कि मैं क्यों आया हूँ आपके पास, तो ये उसका बिल है। एम्प्लॉयर अगर सखी हो तो बच्चे का यूनिफॉर्म का बिल उसको क्या कर दे? आप बता दें ये रीइंबर्समेंट क्या हो जानी चाहिए? पर्सनल है, उसकी ज़ात को फ़ायदा हुआ है, तो ये सैलरी में ऐड हो जानी चाहिए। सिमिलरली एम्प्लॉय थोड़े दिनों बाद आके कहे कि सर वो ना असल में मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो दीवार से ना पानी टपकने लग गया। तो एम्प्लॉयर ने कहा यार मैं अभी तो बिजी हूँ, तो ऐसा करो पेंट वाले को बुला लो, पेंट पुंट करवा लो, वहाँ पे जो भी डिस्टेंपर करवाना है करवाओ, जो बिल बने मुझे ला देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो एम्प्लॉय ने 2000 रुपये का वो सारा काम कराया, 2000 रुपये मजदूर को दिए, और बाद में जब फारिग हुआ शाम को ओनर, तो उससे कहा यार ये 2000 रुपये का बिल बना है, उन्होंने कहा ये लो 2000 रुपये। आप बता दें, ये ऑफिस ड्यूटी के लिए, तो इससे क्या करेंगे? क्या करेंगे? नॉट टैक्स। ये सैलरी के अंदर ऐड नहीं होगा। तो समझ ली बात? पूछना ना पूछना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अब ये वाली एग्जांपल जरा पढ़ें, पॉइंट नंबर 4। चले मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कोरोना का ज़माना चल रहा था 2020 का, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा आप मुझे कह रहे हैं घर से बैठ के काम करें, तो मेरे घर तो अच्छा वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तो मैं वो वाईफाई कनेक्शन लगवा रहा हूँ। तो महीने के एंड पे, क्योंकि मैंने तो दफ्तर की ईमेल्स करनी होती हैं, सारे काम करने होते हैं, ऑनलाइन हर वक्त ऑनलाइन अवेलेबल रहना होता है, 8 घंटे की मेरी ड्यूटी है, तो मैं इंटरनेट लगवा रहा हूँ। तो महीने के एंड पे जब इंटरनेट का बिल आया मिसाल के तौर पे 6000 रुपये, तो पता चला कि वही वाईफाई उसके बीवी बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, और वही वाईफाई जो है वो खुद वो भी यूज़ कर रहा है। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से अब ये थोड़ा सा मिक्स सा काम हो गया, ये मिक्स सा काम हो गया। तो अब थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि शायद 70-80% इंटरनेट यूज़ होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑफिस ड्यूटी, और 20-30% पर्सनल इस्तेमाल होता है। तो फिर इसलिए ऑब्वियसली जितना इधर आएगा उसको इधर गिरा देंगे, जितना उधर आएगा उसको उधर गिरा देंगे। तो ये मेरे ख्याल से हाइब्रिड जैसी मिक्स सी एग्जाम्पल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको एक ही खर्चा देके दोनों में क्या करवाए? तकसीम करवाए। समझ आई? अब देखें जरा, 20,000 रुपये एम्प्लॉयर ने किसको दिया है? एम्प्लॉय को। रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000 का मतलब बताएं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 20,000 दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड, वैसे आगे कुछ ना लिखा होता तो बज़ाहिर यही होना था ये घर का टेलीफोन और इंटरनेट है, क्योंकि एम्प्लॉयर का जो अपना टेलीफोन इंटरनेट होता है उसकी तो बारों बार सप्लायर्स को वैसे ही पेमेंट कर देता है। तो आगे कुछ ना लिखा होता तो ये आमतौर पे यही था कि ये घर का टेलीफोन और, लेकिन आगे उसने बता दिया वाज़े, उसने बात ही हमारे पे नहीं छोड़ी। उसने कहा 20% का ये खर्चा मुइन दफ्तर के कामों के लिए इस्तेमाल करता है, यानी इंटरनेट बिल्कुल 20% घर में जाके इंटरनेट इसको यूज करना पड़ता है, वो 20% दफ्तर के कामों में इस्तेमाल होता है। तो बाकी 80% इंटरनेट या टेलीफोन कौन करता होगा? बाकी बेगम अपनी अम्मी से बातें करती होंगी, बच्चे अपने दोस्तों से बातें करते होंगे। ठीक है, तो अब ये जो यूज हो रहा है, बोले तो 20 और 80 को अलग अलग कर दें।
बोले। टेलीफोन रीइंबर्समेंट कौन सी वाली सैलरी में डालूं, जाती वाली या दफ्तर वाली? टोटल कितनी है? एक छोटी सी आवाज दफ्तर वाली भी आई थी। इसकी जात को कितना फायदा हुआ? एक लाइन अगर आपने डालनी है तो डाल सकते हैं। शायद थोड़ा सा एग्जामिनर पे इंप्रेशन इंप्रूशन पड़ जाए। ऑफिस वाली नहीं, एक्सेलेंट। इसका क्या करें फिर, जल्दी बोलें। और ये भी करने की जरूरत नहीं, 20,000 इंटू 20%, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, तो आपके समझने के लिए मैंने लिखा है। भाई अब कल भी मुझे आपने याद कराना है, ये न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, मुझे भूल गया, तो फिर ये न्यूमेरिकली आपका रह जाना है। पेपर में जाने से पहले मैंने आपकी फिक्र करनी है। सर कभी छोड़ भी दिया करें, बंदा कुछ क्या ही देता है। क्या हुआ मोहतरम? 11:14, हाउ डेयर यू टू क्लोज द थिंग्स। बिल्कुल टीचर को डीमोटिवेट कर देते हैं यार। ये हाइब्रिड वाले तो बहुत फर्मा बरदार हैं, ये तो ना किया करें खुदा के लिए। ये फिजिकल वाले तो सामने बैठ के गड़बड़ कर रहे होते हैं, तो आप तो ऑनलाइन में तो और ज्यादा दूर बैठे हुए हैं। इनको तो आगे पता भी है कितने सेकंड रह गए वीडियो खत्म होने में, ये क्यों बंद कर रहे हैं? अब क्या, कुछ नहीं, बस 11-15 हो गए। लेकिन ये जो 1 मिनट आपने जाया कराया, इसके बदले में इस्तगफार पढ़ लें। जाएं।